हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल साइंस तीनों ही प्रॉपर तरीके जो सेवन्थ क्लास के चैप्टर अच्छे से चल रहे हैं। और आशा करता हूं आपके सभी ही कक्षाओं के अंतर्गत जो भी मैं टॉपिक डाले हुए मैंने या स्लाइड के अंतर्गत डाले डाले हुए हैं वो सारे समझ में आ रहे होंगे। और उनके बाद जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, अगर आप वो क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो बहुत ही बेकार है फिर मेरी क्लासों को लेना आपको। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो और कर रहे हो उन क्वेश्चनों को, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ और आगे के लिए मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है भाई, उन क्वेश्चनों को लगाते रहो। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है भाई, सीधा चलते हैं स्लाइड की तरफ आपकी, और कोई देरी न करते हुए। ठीक है मेरे भाई, तो आज थर्ड चैप्टर आपके सामने है, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, इसमें आप क्या जानेंगे? धरती की सतह पर बदलाव कैसे होते हैं, इस चीज जानेंगे। एक मिनट रुके, मैं चेंज इन द अर्थ सरफेस, ज्वालामुखियों के बारे में जानेंगे। और भूकंप कैसे आता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कौन कौन से भूकंप होते हैं, कैसे महसूस किया जाता है, कैसे बचा जा सकता है इन चीजों से। ठीक है, ये सारी चीजें किस चीज से ज्वालामुखी को कैसे ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं या भूकंप को कैसे मापा जाता है, ये सारी चीजें आज इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, ये अब मेरा कंटेंट है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर इस क्लास सेवन्थ का थर्ड चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, धरती की प्रपट्टी ऊपरी सतह कई विशाल प्लेटों से मिलकर बनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इन प्लेटों की सतह मंडल प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट और सतल मंडल प्लेटें बहुत ही धीमी गति से इधर उधर घूमती रहती है। सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है मेरे भाई, इनकी गति इतनी धीमी होती है कि एक वर्ष में ये कुछ 6 मिलीमीटर चल पाती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा, जैसे मैंने पीछे बताया, में होने वाली गति के कारण इन प्लेटों में गति होती है। जैसे उबलती कड़ी में पकोड़े इधर उधर चलते हैं ना, पिघला हुआ मैग्मा वृत्ताकार गति से करता है इसी समय। ठीक है, इस ज्वालामुखी के अंदर जैसे ज्वालामुखी जैसे आपने सुना होगा वहाँ जापान में फिजियामा ज्वालामुखी जो है वो, उसमें निकलता हुआ किलिमंजारो है जो, वो ये सभी आपके ज्वालामुखी हैं। और इनमें से मैग्मा प्राप्त होता है, मतलब मैग्मा निकलता है सबसे पहले। ठीक है, उसी प्रकार से धारण दिया हुआ है, जैसे कि उबलती कड़ी में पकौड़े इधर उधर चलते रहते हैं, पिघला हुआ मैग्मा वृत्ताकार गति करता रहता है इसी प्रकार से। तो सतह मंडल प्लेटों के कुछ लक्षण नीचे दिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से कुछ तो छोटे होते हैं, कुछ ही विशाल होते हैं। ये कठोर होते हैं, इनका आकार अनियमित होता है। ठीक है, मतलब अनियमित मतलब नियमित नहीं होता, अनियमित मतलब कि मापा नहीं जा सकता। ये अपने साथ महाद्वीपों और समुद्र तल को उठाए चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है पृथ्वी की गतियों के बारे में, अर्थ मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं हम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कौन कौन सी गतियां हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपका अंत जनित बल। ठीक है, पृथ्वी के भीतर पैदा होने वाले बल को अंत जनित बल कहते हैं, मतलब भीतर आंतरिक में, अंदर की तरफ। अंतर जनित बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो आकस्मिक बल, एक पटल विरूपण बल। इनको भी जान लेते हैं ये चीज है क्या। ठीक है, आपके दिमाग में यह पता हो जाना चाहिए कि आंतरिक बल के अंतर्गत भी दो भी बल होते हैं जो कौन जिनको मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जाकि जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट है आपका आकस्मिक बल, जिसे सडन फोर्स कहते हैं। इस प्रकार के बल से अचानक गति पैदा होती है एकदम से। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आकस्मिक बल के उदाहरण है। और आकस्मिक बल से भयानक नुकसान होता है। ठीक है, मतलब आकस्मिक मतलब एकदम से होना। ठीक है, चाहे भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे भूस्खलन हो, इस तरीके से जमीन का खिसक जाना हो। ठीक है, ये क्या आकस्मिक बल है। और पटल विरूपण बल क्या होता है, मतलब स्क्रीन डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होता है। इस बल के कारण धीमी गति उत्पन्न होती है। इस बल से पृथ्वी की प्रॉपर्टी का रूप बदल जाता है और मोड़दार पर्वत इसी बल के कारण बनते हैं। ठीक है, मोड़दार जो पर्वत हो जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की गतियों को मैंने दिखाया है, इनको देख लेना। ठीक है, ये अंतर्जातीय बल है, ये बहिर्जातीय बल है, जिसमें आकस्मिक बल होता है, पटल विरूपण बल जो मैंने अभी कराए हुए हैं। आकस्मिक बल के अंतर्गत भूकंप होता है, ज्वालामुखी होती है, भूस्खलन होता है। आशा करते हैं चीज ही समझ में आ रही होगी। इसको थोड़ा सा जूम कर दूं और थोड़ा सा आपको, हाँ अब थोड़ा सा दिखेगा, कोई नहीं। अब देख लो एक बार फिर दिखा दूंगा क्या हो गया, बता दूंगा क्या हो गया।
पृथ्वी की गतियां सबसे पहले अंतर्जातीय फिर बहिर्जातीय। आकस्मिक बल होता है पटल विरूपण, जिसमें भूकंप होता है आकस्मिक में जो सडन है, और जिसमें ज्वालामुखी भूस्खलन होते हैं। तीन उदाहरण हो गए। पटल विरूपण में मतलब पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। जो पटल विरूपण बल है जो मैंने अभी बताया आपको, वो भूपट्टी पृथ्वी की जो परपट्टी का रूप बदल देते हैं वो, ठीक है, क्या होते हैं पटल विरूपण। अब बहिर्जनित बल जो होता है अपर्दन और निष्पेक्षण होते हैं। इसमें नदी, बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंगे, हिमनद, ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें मैंने अलग से हटकर डाल दिया था। ठीक है, एनसीईआरटी बुकों में दिया हुआ है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है भाई, हर बच्चे को हर चीज बतानी है, क्योंकि इन चीजों से होकर जब वो गुजरेगा और जब मैं पढ़ाऊंगा, वन लाइन ही पढ़ाऊंगा, जब मैं टॉपिक वाइज सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता चलूंगा, तो वहां से उसको क्लियर होता चलेगा कि इसके भी दो पॉइंट हैं, इसके भी एक पॉइंट होते हैं, ये दो प्रकार का, इसमें ये चीजें पाई जाती हैं। ये सारी जब चीजें आपके माइंड में क्लियर होगी ना, तो आपको सब चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में आप फंसोगे ही नहीं, पहली बात तो ये। ठीक है, जो मेहनत कर रहा है भाई, जिसको जिसको लगन है, बिल्कुल फुल कंसंट्रेट के मतलब पूरी मेहनत हार्ड वर्क कर रहा है, अपनी टारगेट लगा रखा है कि हाँ मुझे पेपर क्लियर करना, तो वो भाई बिल्कुल पढ़ रहा होगा, एक एक चीज को पढ़ रहा होगा, पहले क्लास कर रहा होगा, फिर आपके क्वेश्चन कर रहा होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका जो बहिर्जनित बल अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, पृथ्वी के बाहर पैदा होने वाले बल को बहिर्जनित बल कहते हैं। इस बल के कारण अपर्दन और निष्पेक्षण होता है, जैसे मैंने दिखाया। पवन, जल और हिम के बहाव से चट्टानों का अपर्दन होता है। ठीक है, किस किस कारण? पवन, जल और हिम के बहाव से चट्टानों का अपर्दन होता है। फिर इन्हीं कारकों के द्वारा अपर्दित पदार्थों का निक्षेपण होता है। अब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी की परपट्टी पर एक खुला छेद जिसमें होकर पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। जो बह गया है, बाहर निकल गया है जो मैग्मा, ये वेंट होता है यहाँ पर। फिर जो बह रहा है ये लावा होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जब यहाँ पर जब सिरे पर पहुंचता है तो ये इस समय क्रस्ट के रूप में विराजमान होता है। गैस और राख यहाँ से उड़ जाती है ऊपर की तरफ, किसमें से? जो ज्वालामुखी फटता है, निकलता है। ठीक है, और जो ये नीचे की तरफ जो मतलब मेंटल होती है, मेंटल में से फिर यहाँ पर मैंने आपको बताई है तीन प्रकार की होती है हमारी, जो एक मिनट रुकी, इसको रफ कर दूंगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर कितनी भी हैं, कितनी लेयर्स हैं, परत कितनी है आपकी? 3 लेयर्स हैं आपकी। ठीक है, सबसे ऊपर है आपकी क्रस्ट है। ठीक है, फिर आपकी आपकी है मेंटल है। ठीक है, फिर आपकी आती है क्रोड है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो वही चीज यहाँ से शुरू हुई है। सबसे पहले क्रस्ट थी। ठीक है, ठीक है, क्रस्ट जो यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है। ठीक है, ये यहाँ पर भूमि टच है तो इसलिए यहाँ पर क्रस्ट बोला इसने। और यहाँ पर जो आपका मेंटल है, फिर आपके आ जाती है नीचे क्रोड। ठीक है, ये बीचों बीच से निकलता हुआ लावा आ रहा है। ठीक है, मैग्मा आ रहा है, मैग्मा के रूप में जब बाहर निकलता है यहाँ पर वेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, और जब बहने लगता है तो इसको लावा कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही है। और जो ऊपर की तरफ जो उड़ती है हवा में, ये वो गैस और राख उड़ती है इसमें, किसमें से? ज्वालामुखी में से। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता भी दी है। अगर नहीं समझ में आई तो फिर मैंने आपको दे रखी है, प्रॉपर तरीके से देख लेना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अब भूकंप को थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भूकंप अर्थक्वेक क्या है। जब सतलीय प्लेटों में गति होती है, सतलीय जो मतलब सतल मतलब भूमि ऊपर की, तो सतह पर कंपन पैदा होती है। ठीक है, जिसे भूकंप कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि वहां पर इतने भूकंप आया। जापान में तो अधिक मात्रा में, जापान में तो अधिक मात्रा में आते रहते हैं क्या भूकंप। यह कंपन चारों ओर फैल जाती है और पृथ्वी में जिस जगह से भूकंप की शुरुआत होती है उसे भूकंप का उद्गम या फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जहां से पृथ्वी में भूकंप की शुरुआत होती है उस जगह को क्या कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन उठा है, उसको भूकंप का उद्गम या फोकस कहते हैं। उद्गम के ठीक ऊपरी सतह पर के स्थान को भूकंप का अभिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, अभिकेंद्र से कंपन तरंग के रूप में चारों ओर फैलता है और अभिकेंद्र से दूर होने पर भूकंप की शक्ति कम होती चली जाती है। जैसे 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 यहाँ पर सेंटर था तो यहाँ पर अधिक मात्रा में आपका, जैसे पृथ्वी है तो यहाँ पर आया, यहाँ पर सेंटर था, अभिकेंद्र था। तो जैसे जैसे मतलब कि यहाँ से जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ जाती है या पृथ्वी की तरफ ये भूकंप की तरंगे जाती हैं, तो वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे होती चली जाती हैं। ठीक है भाई, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है,
इसकी सतह पर जाते जाते। ठीक है, अभिकेंद्र या एपिसेंटर, अभिकेंद्र से कंपन तरंग के रूप में चारों ओर फैलती हैं, चारों तरफ फैलती हैं, और अभिकेंद्र से दूर होने पर भूकंप की शक्ति कम होती चली जाती है ऊपर तक। इसलिए अभिकेंद्र के आसपास के इलाकों में सबसे अधिक नुकसान होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर कोई चीज हुई और एकदम तुरंत यहाँ से अभिकेंद्र यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, कहीं भी जो जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कंपन होगी वहीं अभिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। और वहीं से जैसे जैसे ये भूकंप की दूरी होती चली जाती है और तो उसकी भूकंप की शक्ति या कंपन कम कम होती चली जाती है पृथ्वी के ऊपर भी। ठीक है, ऐसी अंदर की तरफ चलती है, ऐसी बाहर की तरफ चलती है। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। ठीक है, ये मैंने थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब पढ़ते हैं भूकंप के मतलब कि तरंगों के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीन तरंग है, एक तो है पी तरंग का अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, एक एस तरंग होती है जिसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, आपने साइंस में पढ़ी होगी, और एल तरंग या पृष्ठ तरंग कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, पी एस एल तरंगे कौन कौन सी है? पी एस एल तरंगे। भूकंप के लिए तैयारी कैसी होती है? भूकंप की भविष्यवाणी करना असंभव है, लेकिन यदि पहले से कुछ तैयारी की जाए तो भूकंप में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। भूकंप आने की स्थिति में नीचे दी गई बातों का पालन मैंने लिखा हुआ है, जैसे किचन काउंटर या टेबल डेस्क के नीचे या घर के कोने में या दीवार के से सट कर सहारा लेना चाहिए, जैसे अपनी खिड़की, फोटो फ्रेम या आदि से दूर रहना चाहिए हमें। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या है, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा और आपको 1 मिनट में बता दूंगा। हम्म मतलब कि जैसे मैंने बताया था, उद्गम केंद्र जो होता है, एपिसेंटर जो था, जैसे कि ये है, ये हमारी पृथ्वी है पूरी। पृथ्वी का ऊपरली वो है, पृथ्वी है, और इसका उद्गम केंद्र ये है, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। मतलब जहां से बीच, मतलब यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ तो इसकी तरंगे जो है दिख रही होंगी आपको, ये तरंगे जा रही हैं। ठीक है, ये तरंगे जा रही हैं आपकी, जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, और ये जैसे ये घूम रही हैं जैसे कि। ठीक है, ये सारी चीजें, भूकंप तरंग सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, और अधिकेंद्र यहाँ पर स्थित है। ये बीचों बीच, जैसे मैंने बताया ना, पृथ्वी के बीचों बीच जो होता है, पृथ्वी के बीचों बीच जो होता है वो उद्गम होता है, और जब यहाँ से पहुंच जाता है यहाँ पर, यह अधिकेंद्र होता है। फिर इसमें यहाँ से फिर फैलती है वो सारी ऊपर पृथ्वी की तरफ। ठीक है, यहाँ से जा करके फिर वो पूरी पृथ्वी पर फैलती है एक भूकंप के रूप में, जो तरंगे होती हैं। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ। प्लेट सीमा जो होती है, यहाँ पर प्लेट सीमा है, प्लेट यहाँ पे अधिकेंद्र आपके सामने है। आशा करता हूँ ये चीजें भी समझ में आ गई चित्र में या आपके इमेज में। ठीक है मेरे भाई। हम्म इसको रुक मैं कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब थोड़ा सा इसी इसी चैप्टर के अंतर्गत, 1 मिनट, इसी चैप्टर के अंतर्गत ये स्लाइड है। ये मतलब कि मैंने टॉपिक और दिए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी चैप्टर में है। मुख्य सतल कृतियां क्या हैं, नदी के कार्य कैसे होती हैं, समुद्री कार्य कैसे होते हैं, उनमें कैसे स्टेक बनते हैं, जो तरंगे होते हैं कैसे उत्पन्न होती है, हिमनद के कार्य क्या होते हैं या पवन के कार्य क्या होते हैं, सारी चीजें हम अभी करेंगे। पृथ्वी का भूदृश्य हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, इस काम में दो बल अपनी भूमिका निभाते हैं, अपक्षय और अपर्दन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पृथ्वी के बदलाव करने के कारण कौन कौन से हैं, जो कि अपक्षय और अपर्दन है। चट्टानों को टूटने की प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन से चट्टान के टुकड़े बन जाते हैं, और जब किसी भूदृश्य को विभिन्न दूध, पवन, जल, हिम, काट छांट करते हैं तो इस क्रिया को अपर्दन कहा जाता है या कहते हैं। अपर्दित पदार्थ को पवन, जल और हिमनद कहीं पर और ले जाकर जमा कर देती है। ठीक है, इसी तरह से अपर्दन और निक्षेपण कारण भूदृश्य बदलता रहता है, किसका? पृथ्वी का। ठीक है, नेक्स्ट है नदी के काम क्या क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठा है। नदी के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या उत्पन्न करती है, ये सारी चीजें आपके सामने अभी रख रहा हूँ। इस नदी के भाव से भूदृश्य की काट छांट होती रहती है, इससे कई आकृतियां बनती हैं, झरना जैसे कि वाटरफॉल। जब किसी कठोर और खड़ी चट्टान से नीचे सीधर, मतलब कोई
कठोर जगह हो और खड़ी चट्टान होती है और सीधा नदी जो होती है जो उसका सीधा नीचे गिरती है एकदम उस पहाड़ से, उस चट्टान से, तो झरना उत्पन्न होता है उस वह, नहीं तो जलप्रपात या वाटरफॉल कहा जाता है उसको। और जलप्रपात पहाड़ी इलाकों में बनते हैं। भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पर पाए जाते हैं, इन कमेंट में मुझे बता दीजिए। ठीक है, विसर्प भी बनाती है, झरना बनाती है, गोखुर झील बनाती है, क्या नदियां। ठीक है, नदी जब मैदान में पहुंचती है तो यह टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है। इसका आकार किसी सांप की तरह होने के कारण इसे विसर्प कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जब नदी चलती है एकदम सीधे चलेगी नहीं, ठीक है, जहां पर टेढ़ी मेढ़ी चलती है सांप की तरह, ठीक है, तो इसको क्या जाता है, विसर्प कहा जाता है। गोखुर झील जी जान लेते हैं, विसर्पों में लगातार अपर्दन होता रहता है या निष्कासन होता रहता है। उसी के कारण विसर्प कुछ भागों में नदी मुख्य धारा से अलग हो जाती है और फिर एक झील का निर्माण होता है। इसे छाड़न झील या चाप झील या गोखुर झील कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूंगा आगे कि कहाँ से क्या क्या मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या चीज थी। ये आपकी नदी है, ठीक है, जो कि विसर्ग के रूप में बहती है। ठीक है, ऐसे 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 करके। ठीक है, कभी पहले नदी यहाँ पर बहा करती थी पर लेकिन इसने रास्ता बदल लिया और यहाँ से ऐसे बहने लगी, तो यहाँ पर ये क्या चीज, चाप झील बन गई। ठीक है, और यहाँ पर जो ये बना है ये विसर्प बन गया। ठीक है, और इसके आसपास जो ये होते हैं ये आपके तटबंध होते हैं और बाढ़ का मैदान आपके, और जो ज्यादातर मात्रा में डेल्टा बनाती है। ठीक है, क्या आप ये बताओगे इन कमेंट में मुझे कि किस तरफ की नदियां अधिक मात्रा में डेल्टा बनाती हैं। ये सिंपल 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 चीज आपसे पूछेगा एग्जामिनर, और आप इस क्वेश्चनों का, इन क्वेश्चनों का आंसर देकर आओगे, मैं आशा करता हूं, क्योंकि मैंने सारी चीजें अभी तक सारी चीजें आपको बताई हैं और प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, बाढ़ग्रस्त मैदान के बारे में जान लेते हैं। फ्लडेड प्लेन्स क्या है, जब नदी अपने किनारे से बाहर बहने लगती है, किनारे से बाहर की तरफ, तो आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल, जब एकदम उफान आ जाता है, नदी में उफान होने लगता है, तो ऊपर कर निकल कर किसी गांव में या गांव को बाहर ले जाती है बड़े। ठीक है, उसी को बाढ़ कहा जाता है। काफी नुकसान अधिक मात्रा में हो जाता है। बाढ़ के समय नदी अपने साथ लाए हुए अवसाद को आसपास के इलाकों में जमा कर देती है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और आप हर साल देखते हो इन चीजों को। ठीक है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। ठीक है, इससे बाढ़ग्रस्त मैदानों का निर्माण होता है। यह मैदान समतल और उपजाऊ होता है। ठीक है, तटबंध क्या होते हैं जो मैंने बताए हैं अभी आपको उस प्रैक्टिकल इमेज में, प्रैक्टिकल रूप से नदी के ऊंचे किनारों को तटबंध कहा जाता है। मतलब कि जो नदी के जो मुहाने होते हैं दोनों तरफ जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है। और तटबंध का निर्माण भी निष्पेक्षण से ही होता है। ठीक है, डेल्टा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब नदी समुद्र के पास पहुंचती है तो इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है और अत्यधिक अवसाद के जमा होने के कारण यह नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है और इन शाखाओं को नदी का वितरिका कहा जाता है। यहाँ पूछ लेगा वो कि वितरिका क्या है। ठीक है, कई शाखाओं में बढ़ जाना, कई रास्तों में बढ़ जाना, कई शाखाओं में बढ़ जाना, उसी को क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। हर वितरिका का अपना अलग मुहाना होता है और मुहाने पर अलग अलग वितरिकाओं के अवसाद पर जमा होने से जो जमीन तैयार होती है उनके समूह को डेल्टा कहा जाता है। समुद्र की तरंगे से होने वाले अपर्दन और निष्पेक्षण के कारण तटीय इलाकों में भूदृश्य बदलता रहता है, जैसे मैंने पहले ही बताया पहली स्लाइड में। इनमें से कुछ के बारे में आगे बताया गया है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिया हुआ है। जैसे आपके सामने समुद्र की गुफा है, लहरों के टकराने से किनारों पर की चट्टानों में दरार बनती है। ठीक है, इनमें दरार बन जाती है, उत्पन्न हो जाती है दरार। समय बीतने के साथ यह दरार किसी गुफा की शक्ल ले लेती है और इसे समुद्री गुफा कहा जाता है, जैसे आपको दिख रही है। तटीय मेहराब क्या होता है, ठीक है, जैसे गुफा बन जाना पहाड़ों के अंतर्गत ही। ठीक है, ये कुछ पहाड़ इतने जितने ऊपर है ना ये उतने ही नीचे स्थित है। ठीक है, जमे हुए हैं। कुछ समय बीतने के बाद गुफा के अंदर की दीवार भी टूट जाती है। अब यह किसी मेहराब की तरह दिखती है, इसे तटीय मेहराब कहा जाता है। ठीक है, आपको मैं इसको झूम करके बता दूंगा इस चित्र में क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। ये तो एक स्टेक है। हाँ, स्टेक क्या है, कुछ समय बीतने के बाद केवल एक खड़ी दीवार रह जाती है, इसको स्टेक कहा जाता है। केवल एक ही दीवार से दिखाई देगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, समुद्री भुर्ग, समुद्र के किनारे सीधी ऊंची उठी हुई चट्टानों से एक खड़ा किनारा बनता है, इसे समुद्री भुर्ग या शी क्लिफ कहते हैं, शी क्लिफ। ठीक है, क्या कहा जाता है, शी क्लिफ, समुद्री भुर्ग को। अब बीच क्या होता है, बीच,
बीच को बीच इंग्लिश में कहा जाता है। समुद्र के किनारे पर अवसाद के जमा होने के से बीच या समुद्र पुलिन का निर्माण होता है। जैसे बीच गए होंगे ना गोवा वाले बीच पर, वो यही बीच, वो उसी की बात हो रही है यहाँ पर, कैसे बीच जमता है। ठीक है, कि कैसे बीच बनते हैं। ठीक है, आपको एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ इसको। हाँ, ठीक है। अब जब खाली एक ही जो दिख रहा है ये कटा हुआ, ये स्टेक हो गया। ये तटीय मेहराब हो गए, गुफा के रूप में भी हो जाती है, या यहाँ पर ये समुद्र गुफा होगी। ठीक है, ये दिख रही जो समुद्री गुफा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा समुंदर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हिमनद के काम देख लेते हैं। ग्लेशियल वर्ग जो होते हैं, जो हिमनद होती है पहाड़ों पर, जो ग्लेशियर जो पर्वत है हमारे, वहां की बात होगी। हिमनद के काम कैसे होते हैं, जो बर्फ की नदियां होती हैं। बर्फ की नदी को हिमनद कहा जाता है। हिमनद अपने नीचे की चट्टान को बहुत शक्ति से प्रदान करती है। हिमनद के कारण पर्वतों पर गहरे गड्ढे बन जाते हैं। जब इन गड्ढों में पानी भर जाता है तो झील का निर्माण होता है। हिमनद द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थों के जमा होने को हिमनद मोड कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको समझने में। और पवन के काम क्या होते हैं? पवन द्वारा अपर्दन और निक्षेपण होने वाले बदलाव को रेगिस्तान में बहुत साफ देखा जा सकता है। रेगिस्तान की कुछ शिथिल कृतियों के बारे में मैंने बताया हुआ है, आगे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा दो एक ये लास्ट स्लाइड, इसके बाद आई थिंक क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन करके चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर टॉपिक इसमें कंप्लीट किया हुआ है, और मैंने बताया हुआ क्या क्या चीजें, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि छत्रक सेल बनता है किसके द्वारा? पवनों के द्वारा, हवाओं के द्वारा। इन चट्टानों का आकार किसी मशरूम की तरह होता है। मशरूम देखा होगा आपने, ये ऊपर चौड़े होते हैं और आधार के पास पतले होते हैं। पवन द्वारा चट्टान के नीचे वाले हिस्से का अपरदन अधिक तेजी से होता है और ऊपर वाले हिस्से का अपरदन धीमी गति से होता है, इसलिए छतरी के आकार के शैल कहा जाता है। जैसे दिख रहा है बालू टिब्बे जो होते हैं, ऊंचे ऊंचे टिब्बे बन जाते हैं ना, ये जो दिख रहे हैं टिब्बे, ऊंचे ऊंचे टिब्बे, सैंड डंस जो होते हैं। जब पवन डनिश जो होते हैं, जब पवन बहती है तो अपने साथ रेत को उड़ाकर कहीं जमा कर देती है और इसे छोटे छोटे टीले बन जाते हैं। इन टीलों को बालू टिब्बा कहा जाता है। सिंपल है। लोएस बनता है किससे? पवन से। जब रेत के कण बहुत छोटे आकार के और हल्के होते हैं तो पवन इन्हें एक बड़े भूभाग में जमा कर देती है और इस तरह के इंस्पेक्शन को लोएस कह जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोएस कौन बनाता है, किसके द्वारा लोएस बनता है? ये सभी पवनों के द्वारा बनते हैं। चीन में विशाल लोएस देखने को मिलते हैं, चीन में। ठीक है, सभी चीज को मैं बताऊंगा कि चीन में भी रेगिस्तान है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, उसको बताऊंगा मैं, टकला मरुस्थल को। ठीक है, भूकंप के कारण सावर्दिक हानि कहाँ होती है? तो भूकंप के कारण सावर्दिक हानि वहां होगी, जैसे मैंने बताया को, जहां अधिक मात्रा में भूकंप दिखा देखने को मिलेगा। जो अधिक केंद्र होता है, उगम उगम केंद्र बताया था कोई, अधिक केंद्र में दूरस्थ भाग में होगा। दूरस्थ भाग का मतलब जहाँ केंद्र ये है उसके दूर भागों में ज्यादा नुकसान होगा कि यह इसके पास आसपास नुकसान ज्यादा होगा? तो अधिकतम के निकटतम, ये राइट आंसर हो जाता है आपका। सी इज द राइट, मतलब अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक मात्रा में हानि होगी भूकंप के कारण। एक प्रकार की भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं? एक प्रकार की PSL, तीनों ही तरंगे मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? भूकंप मापी कहेंगे, भूकंप लेखी कहेंगे, प्रोक्सवी कहेंगे, रिएक्टर स्केल कहेंगे। इसका तो आपको सभी को पता होगा, ए इज द राइट आंसर। नदी द्वारा बना गया भूदृश्य क्या होता है? अब मैंने जिस बच्चे ने मेरी क्लास ली वो सारी चीजों को बता देगा कि नदी द्वारा क्या बनाया जाएगा। इनमें से चापनित बनाया जाएगा, विसर्प बनाया जाएगा, जलप्रपात, या उपरोक्त सभी हो जाता है इसका राइट आंसर। बताओ, बी इज द राइट आंसर। विसर्प बनाएगी। ठीक है, ना कि आपका ये बनाएगी, ना ये, ना ये। ठीक है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो बाढ़कृत मैदान किसके किसके द्वारा होगा? नदी द्वारा होगा या पवन द्वारा होगा या हिमनदी या समुद्र तरंग? तो नदी द्वारा बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के मुहाने पर बनने वाले सतल रूप को सिंपल आंसर है विसर्प कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा, जलप्रपात कहलाएगा, छत्रक सेल कहलाएगा। तो इसमें विसर्प भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, छत्रक सेल डेल्टा बनाती है। जो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी अपनी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी आपकी डेल्टा बनाती हैं। अलग अलग मुहाने बनते हैं, उसके अलग अलग मुहाने को ही एक वितरिका का रूप ले लेती है और उन वितरिकाओं को ही कहा जाता है डेल्टा। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। हर चीज
में दिमाग लगता है, सोच विचार करने लगते हैं, मतलब आपको पढ़ना होगा भाई, कुल मिला के ये है, तभी आप कहीं एक अच्छी से अच्छी जॉब पर बैठ सकते हो भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा पढ़ रहे हो और 2 घंटा फोन देख रहे हो, तो ऐसा तो बात नहीं होगी भाई मेरी। ठीक है, सात समुद्र, सातवां क्वेश्चन है, समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? अब समुद्री तरंग द्वारा जो बनाएगी, मैंने बताया था, समुद्री गुफा भुर्ग होगी, समुद्री भुर्ग होगी, तटीय मेहराब होगा, स्टेक होगा। समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृतियां क्या, जैसे पीछे आपको दीवार दिखाई दी, वो क्या था? आपकी स्टेक थी ना वो। ठीक है, तो स्टेक इज द राइट आंसर। रेगिस्तान के अपर्दन एवं निषेचन का प्रमुख कारक क्या है? पवन है, बहता हुआ जल है, हिमनद है, या सभी है? जब रेगिस्तान में अपर्दन निष्पेषण होगा, कि कारक क्या, किसके कारण हुआ? तो इसमें आपको सिंपल सी है कि पवन ही बनाएगी। एक रेगिस्तान में जो टिब्बे बनाती है, जो छत्रक शद्रक जो बनाती है वो, और जो लोहस बनाती है, ये हमारी पवन बनाती है। ठीक है, तो इसमें से ये क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत, तो पवन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, पवन द्वारा बनाई गई भूआकृति कौन सी है? ये छत्रक, शैल, बालू, टिब्बा, लोहस, ये सभी हो जाते हैं। सिंपल है। भूपर्पट्टी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये देखो लो, सिंपल आंसर। उसे ज्वालामुखी तो कहा जाएगा, या ज्वारा भाटा कहा जाएगा, लावा कहा जाएगा। मतलब भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसे कहते हैं ज्वालामुखी के रूप में, तो फटता है, ज्वार भाटा होता ही नहीं है। तो लावा इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर आपके सामने। ठीक है, ये दोनों गलत हो जाते हैं। 11th क्वेश्चन, सतल मंडल, जो सतल हमारी भूमि है, प्लेटों की गति के कारण करने पर पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है, उसे कहते हैं भूकंपीय, या भूकंप तरंग, या भूवाल। अब सतल पर प्लेटों को इन कमेंट मुझे बताना। बिल्कुल सिंपल आंसर है आपको। अगर इसका क्वेश्चन आपने दे दिया, मान जाऊंगा आपने क्लास को समझ लिया मेरी को। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की होती हैं, पी, एस, एल। तीनों चीजों को मैंने पहले चैप्टरों में बताया और अभी फिर से आपको डिस्कस किया है। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपके समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीजें ये समझ में आ रही होंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से हम चैप्टर को करते चल रही, इसी प्रकार से बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको समझाता चलूंगा। ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत हैरानी नहीं होगी। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो भाई मेरे, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बच्चों को बताओ कि जीके का पोर्शन बिल्कुल फ्री है, फ्री क्लास है, फ्री वीडियो है, फ्री आपके पीडीएफ ऑन टेलीग्राम पर जाकर देख लो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी सेम टू सेम। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।